प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बहरीवन से। इसके पहले की क्लासेस में हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देखा था और प्रकाश के वर्तन में अपन ने प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत भी देखा था कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता क्या है। अब अपन आज की क्लास में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में अनेक बार पूछा गया है कि जैसे विभिन्न माध्यमों के लिए के अपवर्तनांक के लिए सिद्ध कीजिए कि ए म्यू जी इंटू जी म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए बराबर कितना 1। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी अनेकों बार परीक्षा में पूछा गया है। थोड़ी सा इसमें यह बदल दिया जा सकता है कि जैसे यहाँ ए म्यू जी है तो यहाँ हो सकता था ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू डब्ल्यू जी म्यू कितना ए बराबर कितना 1। तो ये बीच के माध्यम के आपस में बदल सकते हैं। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो चलिए अपन एक आसान विधि से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखें कि ए म्यू जी का मतलब क्या है। तो ए म्यू जी का मतलब होता है, ए म्यू जी का मतलब क्या है कि जो प्रकाश किरण है वायु से कहाँ जा रही है, कांच में जा रही है। फिर जी म्यू डब्ल्यू का मतलब क्या है कि प्रकाश किरण जो है कांच से कहाँ जा रही है, पानी में जा रही है। डब्ल्यू म्यू ए का मतलब क्या है कि प्रकाश किरण पानी से कहाँ जा रही है, वायु में जा रही है। ठीक है, तो यदि अपन देखें इसका पहला माध्यम वायु है और अंतिम माध्यम कितना है, वायु है। तो चलिए अपन एक चित्र के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यदि यहां देखें तो क्या है ए का मतलब क्या होगा, एयर या अर्थात क्या, वायु। तो ये हो गया अपना वायु, एक माध्यम क्या हो गया यहाँ पर, वायु हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है यहाँ पर जी, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांच आ जाएगा। तो ये अपना दूसरा माध्यम क्या हो गया, यहाँ पर कांच हो गया। फिर इसके पश्चात क्या है यहाँ पर, वाटर यानी पानी है। तो अगला अपना माध्यम क्या हो जाएगा, यहाँ पर पानी हो जाएगा। और फिर पानी के बाद क्या है यहाँ पर वायु। तो ये अगला माध्यम अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुनः यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। तो ये हो गया अपना वायु। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कैसे प्रकाश कण जाएगी। तो सबसे पहले जो प्रकाश कण जा रही है वायु से कहां जा रही है, कांच में। तो ये प्रकाश कण वायु, यहां से यहां तक ये वायु हो गया। अब इसके लिए ये क्या हो जाएगा, यहां पर अभिलंब हो गया। ठीक है, ये अभिलंब हो गया। क्योंकि प्रकाश कण वायु से कहां जा रही है, कांच में जा रही है। वायु और कांच की यदि तुलना की जाए तो कांच कौन सा माध्यम है, सघन। वायु कौन सा माध्यम है, विरल। और हमने इसके पहले की क्लास में अपन ने देखा था कि यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो वास्तव में इस प्रकाश किरण को यहां सीधे सीधे ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहां जा रही है, सघन में। तो जब विरल से सघन में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो यहां ना जाके वो अभिलंब, चूंकि ये अभिलंब है, ठीक है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और इस दिशा में क्या हो जाती है, वो अपवर्तित हो जाती है। तो ये हो गई, अपवर्तित हो गई। ठीक है, अब प्रकाश कण कहां चली गई, कांच से कहां जाएगी, पानी में। अब हम यदि कांच और पानी का तुलनात्मक अध्ययन करें दोनों का, तो कांच जो है पानी की अपेक्षा सघन है। कांच जो है पानी की अपेक्षा क्या है, सघन है। तो कांच हो गया सघन माध्यम और पानी क्या हो गया, विरल माध्यम। यानी इन दोनों की यदि तुलना करते हैं तो इसके लिए यदि देखें तो यहां पर ये हो जाएगा फिर से अभिलंब, ये विलंब हो गया। अब प्रकाश किरण को वास्तव में जाना कहां चाहिए था, सीधे सीधे इस दिशा में जाना चाहिए था। ठीक है, यहां जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही प्रकाश किरण कांच से पानी में प्रवेश करती है तो कांच सघन माध्यम हो गया, पानी विरल माध्यम हो गया। और हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये हो गया अभिलंब। अब इससे दूर हटेगी, तो दूर हटेगी का मतलब क्या हो जाएगा, इससे जब दूर हटेगी तो वो इससे दूर हटते हुए इस तरह से यहां अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब पुनः अब प्रकाश कण कहां से, पानी से कहां जा रही है, वायु में। पानी से कहां, वायु में। जब पानी से वायु में प्रवेश करती है तो हम यदि इन दोनों माध्यम की तुलनात्मक अध्ययन करें तो पानी जो है वायु की अपेक्षा क्या है, सघन माध्यम है। पानी वायु की अपेक्षा क्या है, सघन माध्यम है। तो इसके लिए पुनः अपन अब एक अभिलंब बना लेते हैं, ये हो गया अभिलंब। अब प्रकाश किरण को कहां जाना चाहिए था, वास्तव में प्रकाश किरण को इस दिशा में जाना चाहिए था।
ऐसा, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रकाश किरण कहां से, वायु से, पानी से वायु में प्रवेश करती है, तो चूंकि पानी सघन है, वायु विरल है, सघन से विरल माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो अविलंब से पुनः क्या हो जाएगी, दूर हटेगी। तो यहाँ ये क्या होती है, इस प्रकार से वो इस दिशा में क्या हो जाती है, यानी अविलंब चूंकि ये है तो इससे दूर हटती है, तो ये इस दिशा में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार हम सबसे पहले तो ये देखें कि इसका चित्र कैसा बनेगा, कहां पर प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है और कहां पर प्रकाश किरण सघन से विरल में आ रही है। यदि विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी और सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। यहाँ पर हमको ये भी ध्यान देना है कि कौन से दो माध्यम जब होंगे तो उनका तुलनात्मक अध्ययन करना है, कि चूंकि यहाँ पर देखें तो कांच था, पानी था, वास्तव में दोनों सघन थे, लेकिन उन दोनों में ये देखना है कि उन दोनों में कौन सा सघन है और कौन सा विरल है, ठीक है। तो यहां पर अपन ने देखा कि ये विरल है, ये सघन है, अविलंब की ओर झुक गई। कांच से पानी में गई तो कांच क्या हो गया, सघन, पानी हो गया विरल। जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से थोड़ी सा दूर हट गई। पानी और वायु हो गया, पानी क्या हो गया सघन, वायु क्या हो गया विरल, फिर से अविलंब से क्या हो गई, दूर हट गई, ठीक है। अब अपन इसका नामांकन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, मान लो ये P है, ये Q है, ये R हो गया, ये S हो गया और ये इसको मान लिए अपन T मान लिए, ठीक है। इनका भी अपन यहाँ पर नामकरण कर देते हैं। ये यहाँ पर लिख देते हैं A, B, C, D, E और ये हो गया F। कोई भी नामकरण अपन यहाँ पर कर सकते हैं। फिर इसके पश्चात ये प्रत्येक पृष्ठ का भी नामांकन कर देते हैं। मान लो ये क्या हो गया, यहाँ पर M, N, यहाँ पर क्या हो जाएगा X, Y, L, ये क्या हो गया यहाँ पर M, ठीक है। इस तरह से अब हम यहां पर क्या दर्शाएंगे कि माना कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों से अपवर्तित होते हुए पुनः वायु से क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। तो यहां लिखते हैं, माना कोई प्रकाश किरण वायु से कांच से पानी एवं पानी से वायु में अपवर्तित होती है। वास्तव में ध्यान रखिएगा कि यदि पहला माध्यम और आखिरी माध्यम एक सा होता है तो आने वाली किरण आपतित कहलाती है और सबसे लास्ट वाली किरण कौन सी कहला जाती है, निर्गत किरण कहला जाती है। तो हम यहाँ पर दर्शा दिए, माना कोई प्रकाश किरण वायु से कांच से पानी और पानी से पुनः वायु में क्या हो जाती है, अपवर्तित होती है, ठीक है। हम मानते हैं कि माना वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, वायु में कितनी मान लेते हैं, VA। फिर कांच में प्रकाश की चाल कितनी, VG। तथा पानी में प्रकाश की चाल कितनी है, VW है, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल VA, कांच में प्रकाश की चाल VG तथा पानी में प्रकाश की चाल कितनी है, VW है। अब अपन देखें कि पहले जो प्रकाश किरण कहां से कहां गई, वायु से कहां गई, कांच में। तो अपन क्या ज्ञात करेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं, यहां पर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी क्या हो जाएगा, क्योंकि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अर्थात A म्यू G बराबर क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल।
कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, अर्थात क्या हो जाएगा, ए म्यू जी बराबर वायु प्रकाश की चाल कितनी माने हैं अपन ने, वी ए, और कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, वी जी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, पहला। ठीक है, अब वायु से कहां चली गई, कांच में, कांच से कहां जा रही है, पानी में, तो अपन क्या लिखेंगे, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यानी क्या हो जाएगा, कांच यानी जी म्यू पानी यानी वाटर बराबर, फिर से वही सूत्र क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा, पानी में प्रकाश की चाल, अर्थात वी जी अपान कितना हो जाएगा, वी डब्ल्यू। जो हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। ठीक है, अब कहां तक पहुंच गए अपन, कांच से पानी में, पानी से कहां जा रही है, वायु में, तो अपन क्या लिखेंगे, पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, पुनः पानी के सापेक्ष, पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, यानी पानी यानी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू म्यू वायु अर्थात ए बराबर कितना हो जाएगा, वी डब्ल्यू अपान कितना हो जाएगा, वी ए। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कौन सा, तीसरा। ठीक है, हम क्या करते हैं, समीकरण 1, 2, 3 का आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 गुणित 2 गुणित 3 से, समीकरण 1 गुणित 2 गुणित किससे, 3 से, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का गुणा करते हैं, ए म्यू जी इंटू जी म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए बराबर राइट हैंड साइड का गुणा करते हैं, वी ए बटे वी जी कितना हो जाएगा, वी जी इंटू वी जी बटे वी डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू अपान कितना, वी ए। ठीक है, हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि वी ए यहाँ पर भी है, हर में ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, वी जी अंश में, यहाँ हर में दोनों कैंसिल, वी डब्ल्यू अंश में, यहाँ हर में ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। कितना बचा यहाँ पर, ए म्यू जी, अतः यहाँ कितना बचा, ए म्यू जी इंटू जी म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू कितना, ए बराबर कितना, 1, बराबर कितना, 1। यही क्या करना था, हमको सिद्ध करना था, यही क्या करना था, सिद्ध करना था। अर्थात हम यहाँ पर देखते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक और पानी के सापेक्ष वायु का जो अपवर्तनांक, इनका जो गुणा होता है किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में अनेकों बार पूछा गया है। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के जो है अंक के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो इसके बाद की क्लास में हम इससे संबंधित अंक के क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, कभी कभी इसमें ये भी पूछ लेता है, इसी को यहाँ पर ये लिख देगा कि ए म्यू जी इंटू जी म्यू डब्ल्यू बराबर, शायद ये साइड रख दे तो कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना, डब्ल्यू म्यू कितना, ए। ठीक है, तो अपन को ये देखना है कि वास्तव में मेन समीकरण तो ये है, जो मेन जो यहाँ पर अपन को सिद्ध करना था वो ये है। इसके बाद हम आसानी से तिर्यक गुणा करके या पक्षांतरण करके आसानी से जो भी सिद्ध करना वो हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद की क्लास में हम इससे संबंधित अनेक अंक के क्वेश्चन भी देखेंगे, तो सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, धन्यवाद।